नमस्ते। आज आप 10वीं के बच्चे हैं, इसलिए एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहां आपका स्तर समझ का थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, वहीं मेरी भाषा का स्तर भी कुछ ज़्यादा ही साहित्यिक होगा। इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें। आज मैं आपका पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक उसका बड़े भाई साहब पाठ का शुरुआत करने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि पाठ पढ़ने के पहले या साहित्य के विद्यार्थी की साहित्य की पुस्तक को पढ़ने के पहले हमारी क्या क्या तैयारियाँ होना चाहिए। यूँ तो किसी भी विषय को पढ़ने के पहले अगर आपके बेसिक आप नींव पर काम अच्छा कर लें तो निश्चित ही बाद में आपको काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि बड़ा या छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो किसी भी कार्य के करने के पहले हमें उसकी योजनाबद्ध तैयारी करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं किस संदर्भ में बात कह रही हूँ कि सबसे पहले आपको पाठ का शीर्षक देखना चाहिए। आप किसी भी विधा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी किताब में कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, यात्रा वृत्तांत, तरह तरह की विधाओं से आप परिचित होंगे। लेकिन उन सब के पहले अगर आपका मुख्य हेडिंग शीर्षक को अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो सारा पाठ बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि शीर्षक वो धुरी होती है जिसके चारों ओर कहानी का, नाटक का या किसी भी विषय वस्तु का ताना बाना बुना जाता है। हम बोल सकते हैं कि शरीर में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा होता है? आप बोलेंगे सिर। सिर का ही तत्सम शब्द है शीर्ष। जिस तरह हमारे शरीर में मस्तिष्क का जो महत्व है, बिल्कुल वही आपकी किसी भी विधा में शीर्षक का महत्व है। यहाँ तक कि पत्र में विषय को बड़ा हाईलाइट किया जाता है। तो ये तो बात थी शीर्षक की। दूसरा महत्वपूर्ण है विधा और शैली। 10वीं के बच्चे हैं, इसलिए आपको अब तक विधा और शैली का अंतर आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको वापस बताना चाहूँगी। विधा का अर्थ होता है फॉर्म ऑफ राइटिंग, लिखने का रूप, तरीका। विधा का अर्थ होता है लिखने के तरह अलग अलग रूप। कहानी में हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, कोई नाटक के अंदाज में प्रस्तुत करता है, कोई लेख लिखता है, कोई यात्रा वृत्तांत लिखता है, कोई पत्र लिखता है, कोई कविता लिखता है। तो ये जो अलग अलग रूप साहित्य के दिखाई देते हैं, फॉर्म ऑफ राइटिंग, इसे हम साहित्य की भाषा में विधा कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है शैली किसे कहते हैं? शैली कहते हैं हम लिखने के तरीके को, अंदाज को, ढंग को, स्टाइल ऑफ राइटिंग। अर्थात अगर हमने आपकी पूरी क्लास में सारे बच्चों को एक साथ पत्र लिखने दे दिया तो विधा तो हमने सबको कौन सी दी? पत्र। लेकिन जब आप अपने अपने अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करोगे तो वो जो अंदाज है, वो तरीका है, वो सलीका है, वो ढंग है, उसे हम शैली कहते हैं। अब तक आपको कई हिंदी टीचर ने पढ़ाया होगा और आपने देखा होगा कि हर हिंदी टीचर का अपना एक अलग अंदाज होता। तो ये अंदाज, लाइफ स्टाइल, आप जानते हैं शब्द, ये अंदाज ही शैली कहलाती है। मुझे लगता है विधा, शैली और शीर्षक का महत्व आप समझ गए होंगे। चूँकि पाठ मुंशी प्रेमचंद का है, इसलिए लेखक का परिचय बारी आती है कि हम लेखक का परिचय, बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मैम एग्ज़ाम में तो इससे प्रश्न ज़्यादा आता नहीं है, हम पढ़ें या ना पढ़ें? ये बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब भी मैं देना चाहूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र आप पढ़ रहे हैं और कई घटनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन जहाँ आपने देखा कि आपके विद्यालय का नाम है या जहाँ आपने देखा कि आपके किसी प्रिय मित्र का नाम किसी आर्टिकल के साथ आया तो आपको उसमें पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही जो पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं वो हिंदी साहित्य के देदीप्यमान
कवियों और लेखकों के हैं। तो जब हम उनके परिचय में जानते हैं तो हमें एक अलग तरह का लगाव उस पाठ से, उनकी साहित्य से हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लेखक का परिचय भले ही संक्षेप में जानकारी हो, शिक्षक अवश्य दें। और आप इनका विस्तार से तो किताब में पढ़ सकते हैं, संक्षेप में मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। बड़ा संघर्ष से भरा इनका जीवन रहा। बहुत जानने की बात यह है कि जहां हम अपने इतने कंफर्ट जोन में रहकर भी कार्य करने तैयार नहीं होते, वहां इन्होंने इतने संघर्ष के बीच, जबकि हमारा देश उस समय गुलाम था, हम स्वतंत्र नहीं थे, पारिवारिक स्थितियां भी इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, उस सब के बावजूद भी इन्होंने साहित्य सृजन किया। और मात्र 56 वर्ष की आयु में इन्होंने ढेरों 350 कहानियाँ, कई उपन्यास और 2 नाटक का सृजन किया। इसलिए इन्हें कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी साहित्यकार का उद्देश्य होता है कि वो ऐसे साहित्य का सृजन करे जिससे जनहित हो। साहित्य की परिभाषा भी यही है कि जो सर्वजन सुखाए और सर्व के हित को ध्यान में रखे, उसे सत साहित्य कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद ने भी सामाजिक सरोकारों, किसान और गरीबी को अपने साहित्य का मुख्य सृजन और केंद्र बनाया। इसी के साथ अब हमारा मुख्य पाठ का नाम विधा के साथ कि ये जो पाठ है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़े भाई साहब में मुख्य पात्र ही बड़े भाई साहब हैं। अब जहाँ तक बात है विधा, तो ये पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। और आप बचपन से कहानियाँ बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और कहानी बच्चों की सबसे लोकप्रिय विधा भी होती है। विस्तार से इस पर हम कभी फिर बताएंगे, लेकिन अभी आपको इसका कहानी का ये कौन सा प्रकार है ये जानना ज़रूरी है। तो ये जो बड़े भाई साहब नामक एक लंबी सी कहानी है, जिसे शिक्षिका कम से कम 10 दिन ज़रूर लेती है पढ़ाने में। तो इस कहानी का मुख्य विषय है मनोवैज्ञानिक। ये कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब फिर एक नया शब्द आया, नोट कर ले, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है मन के विज्ञान को समझने वाली कहानी। तो अगर इन छोटी छोटी सी चीज़ों को आप ध्यान रख लें तो आपको ये पाठ भले ही कितना लंबा है, उसमें आप घर जाके रीडिंग कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक सामने रख के पढ़ सकते हैं। पर अगर आज की क्लास आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। तो इस पाठ में मुख्य पात्र हैं, एक तो लेखक छोटा भाई और दूसरा है बड़ा भाई। कहानी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बड़े भाई साहब किस तरह से बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाकू हैं, उस सब के बाद भी पास नहीं हो पाते। और वहीं छोटा भाई खेलते खेलते कैसे क्लास में अव्वल आता है। और यहीं से शुरू होती है कि बड़े भाई के मनोविज्ञान को लेखक कैसे दर्शाते हैं, कि किस तरह बड़े होने से हमारे अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है, कैसे हमें लाद दिया जाता है कि छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे ही उसका सब करना है। इसके साथ ही लेखक का दूसरा मनोविज्ञान कि बच्चे कैसे टाइम टेबल बनाते हैं डांट सुनने के बाद, कि मैं ऐसा ही काम करूंगा। जब आपको मम्मा पापा डांट देते तो आप कभी सोचते हैं कि कल से मैं जल्दी जाग जाऊंगा, उठूंगा, काम करूंगा, लेकिन जब सुबह होती है आपको फिर लगता है अरे आज तो सो लेने दो, कल देखा जाएगा, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, हम अपने शौकों को नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे ही इस छोटे भाई का मनोविज्ञान दिखाया कि बच्चे कैसे डांट सुनकर तो तैयार हो जाते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन जैसे ही हवा के झोंके, खेलने वाले बच्चों का समूह और बाहर फील्ड की हरियाली दिखाई देती, छोटा भाई सारा छोड़ छाड़ के और वापस चला जाता है। फिर आप इसमें चरित्र देखोगे कि बड़ा भाई कैसे उपदेश देता है, कब कब वो अपने बड़प्पन को साधना चाहता है, कैसे वो सिद्ध करता है कि मैं बड़ा हूँ। और इसी पाठ के माध्यम से लेखक ने कैसे दर्शा दिया कि बड़े भाई के अंदर भी एक छोटा बच्चा मौजूद है, वो भी
पतंग लूटना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन इस सब के बाद भी उसे अपना बड़प्पन दिखाना पड़ता है। इसी के साथ लेखक ने इसमें बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि रटंत विद्या और व्यावहारिक ज्ञान, इन दोनों में से किस तरह लेखक की दृष्टि में व्यावहारिक ज्ञान श्रेष्ठ है। और लेखक ने इस तरीके से इन बातों को कहा कि हम भी उनकी बात से सहमत हो जाते हैं कि सचमुच अनुभव युक्त, अनुभव पर आधारित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तो इस तरह आपने पाठ के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जाना। हम इसको विस्तार से बताएंगे अपनी अगली क्लास में, पर आपको ध्यान रखना है कि बेसिक पर काम बहुत करना है। और ये भी ध्यान रखना कि धीरे धीरे होत है, धीरे सब कछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर हम एक साथ बहुत चीज़ों के लिए ना भागें, धीरे धीरे कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करें, तो आपकी कक्षा ज़्यादा सार्थक होगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा पाठ का परिचय था। परिचय अभी आगे भी चलेगा। अगर आपको रुचि पैदा हो रही है और आप इस पाठ की कहानी विस्तार से सुनना चाहते हैं, तो अगली क्लास अटेंड करना पड़ेगी। और इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।